तो बच्चों आज हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। इसमें हम 2024 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। इसमें आपका गिवन है कि द फिगर शोज अ सर्किट विद 3 आइडियल बैटरीज। इसमें 3 बैटरी गिवन है इस सर्किट में। देखो यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। उसके साथ यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर बी पॉइंट है, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ एक और 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ऐसी 2 ओम का है, फिर यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है। तो 3 बैटरी है, एक तो ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है ना, एक ये 6 वोल्ट की दूसरी बैटरी है और एक 3 वोल्ट की बैटरी है। ये बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ब्रांच ए जी बी एफ एंड सी डी। जो आपकी 3 ब्रांच है, एक तो ये ए जी वाली ब्रांच है, ठीक है, एक आपकी कौन सी ब्रांच है, बी एफ वाली ब्रांच है, इसमें करंट कितना आएगा, और एक सी डी वाली ब्रांच में कितना आएगा। ठीक है। तो जब भी एक सर्किट डायग्राम में 3 बैटरी होती हैं, हम क्या करते हैं कि बैटरी से करंट को बाहर निकालते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि इस 6 वोल्ट वाली बैटरी से हमारा कुछ करंट बाहर आया, मान लीजिए वो I1 करंट आया। ठीक है। और ऐसे ही आप ये कर सकते हैं कि एक ही बैटरी से करंट बाहर निकाल सकते हैं, या एक से ज़्यादा बैटरी से करंट बाहर एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरी 6 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट बाहर आता है, I2 करंट बाहर आता है। अब देखो जो करंट I1 आया वो यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से जो करंट आया I2 वो इस 4 ओम में जाएगा, और फिर यहाँ बी पॉइंट पर ये दोनों करंट मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 दोनों मिल के जाएंगे करंट। ठीक है। और फिर इस 3 वोल्ट से नीचे आएगा, और फिर इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, फिर से I1 प्लस I2। ठीक है। और फिर यहाँ से वापस आएगा करंट। अब देखो जितना करंट यहाँ से निकला था I2 ये वापस आ जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ करंट I1 जो है वो इस वायर में आ जाएगा, और वो करंट I1 लौट के इधर आ जाएगा 2 ओम में। और फिर देखो इस बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से I1 करंट आया था, तो I1 लौट के वापस आ गया। तो एक तो ये तरीका है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें सीखना है। या दूसरा काम आप कर सकते हैं कि इस 6 वोल्ट की बैटरी से ही करंट को बाहर निकालो। वो करंट ऐसे जाएगा, फिर उस करंट के 2 पार्ट होंगे, एक हिस्सा आगे जाएगा, एक हिस्सा नीचे आएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है। हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 लूप कंसिडर करने हैं। एक तो ये वाला लूप कंसिडर करना है फर्स्ट, और एक कौन सा, सेकंड लूप कंसिडर करना है। ठीक है। दोनों में हमें किरचॉफ लॉ लगाना है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं पहले लूप नंबर 1। ठीक है। अब देखो इसमें जो करंट जाता है हमेशा प्लस से माइनस को जाता है ना, हायर वोल्टेज से लोअर। तो रजिस्टर से पहले हमेशा प्लस लिख लिया करो, और रजिस्टर के बाद में माइनस। मतलब करंट जहाँ से आ रहा है वहाँ प्लस, और जहाँ को जा रहा है वहाँ माइनस। बैटरी में हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस माइनस, कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर हम प्लस और माइनस लिख लेते हैं, और ऐसे ही इस वाले 4 ओम में हम यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पर माइनस। ऐसे ही ये वाला जो 2 ओम का रजिस्टर है यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस। ठीक है। और इस 2 ओम में भी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब देखो लूप 1 में हमें रन करना है। देखो ए से हम जाएंगे जी की तरफ, जी से एफ की तरफ, एफ से बी की तरफ जाएंगे, और बी से फिर ए पर आ जाएंगे। और हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ वोल्टेज कितना लिखेंगे, 0। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ए से जा रहे हैं, ए से हम जा रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ को, है ना, इस बैटरी को पार करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3। और फिर हम जी पर आ चुके हैं। अब हम जी से कहाँ जाएंगे, ऐसे इसको पार करके प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। तो हम लिखेंगे माइनस का आई आर, यानी कि I1 प्लस I2 इंटू आर। और आर कितना है हमारा, 2 ओम। फिर हम कहाँ जाएंगे, इस माइनस से, इस वाले माइनस से इस प्लस की तरफ को जाएंगे। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 6 वोल्ट। और उसके बाद हम इस प्लस से कहाँ जाएंगे, इस माइनस की तरफ जाएंगे। तो माइनस का आई आर लिखेंगे। देखो आई कितना है, I2 है, और आर कितना है, 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस का I2 इंटू 4। और फिर हम यहाँ से बी पर आ गए। फिर हम बी से यहाँ से कहाँ जाएंगे, वापस ए की तरफ को जाएंगे। तो प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस का आई आर लिखेंगे। तो माइनस का आई आर फिर से क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, ये तो करंट है हमारा टोटल, और आर कितना हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है। और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख देता हूँ। तो देखो जो इक्वेशन मेरी आ चुकी है वो है 4I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं लूप 2 में अप्लाई कर रहा हूँ सेम किरचॉफ लॉ।
देखो तो अब लूप 2 में हमें कहाँ से चलना है, मान लीजिए बी से जाना है, बी से एफ की तरफ, एफ से डी की तरफ, डी से फिर सी की तरफ और सी से लौट के बी की तरफ। तो कैसे लगाएंगे? तो जैसे बी से हम चलेंगे तो पहले इस माइनस से, यहाँ से हम जंप कर रहे हैं मान लीजिए नीचे की तरफ को, है ना। तो हम देखो माइनस से प्लस में आ रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, प्लस का आई आर, आई का मतलब यहाँ पर आई टू इंटू फोर, ठीक है, तो फोर आई टू। फिर हम देखो कहाँ से आ रहे हैं, प्लस से आ रहे हैं, फिर प्लस 6 वोल्ट से माइनस की तरफ, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6। और फिर हम यहाँ से एफ से आ रहे हैं डी की तरफ, तो रास्ते में कुछ नहीं है। फिर डी में हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ को जंप करेंगे, तो माइनस का आई आर लिखेंगे, 2i1, ठीक है। और फिर हम इस माइनस से प्लस की तरफ को जंप करेंगे, तो हम लिखेंगे प्लस का 6। और फिर हम यहाँ से आ गए आगे और प्लस से इस माइनस की तरफ को आएंगे, तो माइनस का लिखेंगे हम आई आर, यानी कि 2i1, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखो सिंप्लीफाई करके आ गया i1 बराबर i2। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम आपस में i1 i2 को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। i1 को मैं i2 रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो इस i2 की जगह मैंने फिर से क्या लिख दिया, i1। तो i1 मेरा आ गया 1/4। ऐसे ही i2 भी मेरा क्या आ जाएगा, 1/4, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन सी ब्रांच में कितना करंट है। तो क्वेश्चन में बोला गया था एजी ब्रांच में करंट बताना है। तो देखो एजी ब्रांच में मेरा करंट कितना आ रहा था, i1 प्लस i2 दोनों का सम, ठीक है। तो 1/4 और 1/4 का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। तो i1 प्लस i2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे लौट जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एजी ब्रांच में करंट बताना था, तो ये आ गया 1/2। और हमारा कौन सी ब्रांच में बताना है, देखो बीएफ ब्रांच में करंट बताना है। तो बीएफ ब्रांच में हमारा कितना करंट जा रहा था, वो तो आई टू था, आई टू कितना आया था, 1/4। और तीसरा हमें सीडी में बताना था, तो सीडी में आई1 करंट था, वो भी कितना आया, 1/4। ये हमारे आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली एक केस स्टडी है, ठीक है। तो ये केस स्टडी आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, है ना। इसने बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बैटरी में देखो एक ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ होता है, और बैटरी के अंदर क्या भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है ना। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जो बैटरी के अंदर यहाँ पर ऐसे प्लस माइनस हम लिखते हैं, तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये सब कहानी यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा मेन क्वेश्चन पर। आप पैराग्राफ इसका पढ़ लेना, थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, 2024 में आया था। हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें गलत बात को बताना है जो बात इनकरेक्ट है। बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन इट्स ईएमएफ ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे इस चैप्टर में, तो थ्योरी में आपको पता चलेगा फॉर्मूला होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। तो देखो ईएमएफ में से हमेशा कुछ माइनस कर रहे हैं हम आई आर, है ना। तो वी हमेशा क्या होगा, ई से कम होगा, क्योंकि ई में से कुछ माइनस कर रहे हैं तब जाके हमें वी मिल रहा है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे बैटरी के अंदर का लिक्विड होता है ना। जैसे यहाँ पर एक एनोड सेल होती है आपकी, और क्या होती है, कैथोड। और ये बीच का जो लिक्विड होता है डाइल्यूट H2SO4 होता है ज़्यादातर, या कोई दूसरा एसिड भी हो सकता है। तो इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट को टेम्परेचर को कम किया जाए, है ना। ये बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर आप इस लिक्विड को ठंडा करोगे, है ना, अगर आपने इसको ठंडा किया तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये बैटरी के अंदर का लिक्विड है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, या जम जाएगा कहने का मतलब, है ना। अब जब जम जाएगा तो इसके अंदर जो आयन चल रहे थे वो आयन आसानी से चलेंगे या मुश्किल चलेंगे, बताओ। अब लिक्विड के अंदर आयन को चलने में क्या होगी, मुश्किल होगी। यानी लिक्विड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है
वो बढ़ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से चलने नहीं देगा क्योंकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, बढ़ जाता है। जब ये अंदर का लिक्विड जम जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली बात गलत है ना, हमें गलत बात बतानी थी। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला मैंने बताया है, आप एनसीईआरटी में भी देख लेना ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो ये फॉर्मूला है। और चौथा बोला है द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये थोड़ा मैथ्स बोल रहा है कि अगर V और I का ग्राफ हम बनाएंगे, है ना, यहाँ पर आप समझो वोल्टेज को अगर हम y एक्सिस में लिखेंगे और E तो हमारा कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट C मान लिया, और I को हम करंट को कौन सी एक्सिस में लिखेंगे, x में, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो ये y बराबर एम एक्स माइनस सी या एम एक्स प्लस सी, ये क्या कौन सी इक्वेशन होती है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, बोला है स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, देखो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, इस एम को स्लोप कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमें गलत बात बतानी थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 एंड 0.4 respectively are connected in parallel the equivalent EMF of the combination। तो यहाँ पर ये दो सेल हमें बोल रहा है ना, 2 वोल्ट और 6 वोल्ट के हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 0.4 के हैं। तो थोड़ा मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो इसमें क्वेश्चन में बोला था कि जैसे ये 2 वोल्ट का सेल है, इसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, ठीक है, और फिर ये 6 वोल्ट का सेल है, इसका रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पहले तो आप ये समझो पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने एक आपके लिए सीरीज लिखा है और यहाँ पैरेलल लिखा है, ठीक। तो सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं, जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ये सीरीज में हो गया। अब पैरेलल में सीखो आप कैसे जुड़ेंगे, एक सेल ऊपर होगा ऐसे प्लस माइनस, और एक सेल यहाँ पर होगा प्लस माइनस, ऐसे कनेक्शन होता है, तो इसको पैरेलल बोलते हैं। और ये पैरेलल में सेल जुड़ते हैं, ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आर से, जैसे बल्ब वगैरह में लगातार हमने कंटिन्यूस लगा दिया इसमें, है ना, दो सेल को किसी बल्ब से या किसी भी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो सेल हैं, 2 वोल्ट और 0.1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा है 6 वोल्ट और 0.4 ओम है। तो देखो इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट। तो ये आपको याद रखना है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जब दो सेल को मिला के एक सेल बनाना हो, मतलब ये दोनों सेल मिला के कितनी कंबाइंड पावर बना रहे हैं, दोनों का मिला के ईएमएफ कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये E1 है और ये R1 है, तो यहाँ पर E1 को R1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर यहाँ का दूसरा सेल है E2 और ये वाला R2 है, ठीक है। तो E2 को R2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अपॉन में क्या करना है, ये R1 है और ये R2 है, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो यहाँ पर लिख दो 1/R1 प्लस 1/R2। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है पैरेलल में, ठीक है, दो सेल के लिए। अगर 3 सेल होंगे तो इसमें ऐसे ही E3/R3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/R3 आ जाएगा अगर 3 सेल होंगे। तो फिलहाल हमारे पास दो ही सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बात को समझो, ये ईएमएफ का फॉर्मूला ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर सीरीज होते हैं तो सीरीज में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं E1 प्लस E2, है ना। और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। और पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपने ये दो फॉर्मूले तो सुने ही होंगे, पैरेलल में 1/R वाला और सीरीज में R वाला फॉर्मूला सुना होगा क्लास 10th में। अब ये सेल के फॉर्मूले होते हैं, E बराबर E1 प्लस E2, ये कब लगता है, सीरीज में, जैसे रेजिस्टेंस का है वैसे ही सेल का है। और पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये इक्विवेलेंट क्या बता रहा है, इन दोनों की मिला के कंबाइंड पावर बता रहा है, कंबाइंड ईएमएफ दोनों का मिला के क्या होगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो E1 की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जस्ट इस फॉर्मूले में ना E1 R1 E2 R2 की ये जो वैल्यूज गिवन है, इनको पुट कर दिया है। E2 6 है, R2 0.4 है, ये पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको कितना आएगा। तो देखो ये कैलकुलेशन आप देख लेना, 2.8 वोल्ट आ चुका है मेरा सॉल्व करके, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है।
क्वेश्चन में बोल रहा है द इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो 2.8 वोल्ट मेरा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डिप्ड इन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोड exchange charges with electrolyte, the positive electrode develops a potential V plus and V plus greater than 0, and negative electrode develops a potential minus V minus. V minus is positive relative to the electrolyte adjacent to it. When no current is drawn, then the cell is. अब देखो थोड़ा सा मैं ये जो लैंग्वेज लिखी है इसको आपको डायग्राम में बता दे रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है। तो देखो इसमें जो लैंग्वेज थी ना उसको मैंने डायग्राम में बना दिया है। ये एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स जैसा मैंने बनाया, बकेट जैसा, बाल्टी जैसा। ये क्या है, आपका एक बैटरी है। इसमें ये लिक्विड जैसा भर दिया है। ये लिक्विड आपका क्या होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसमें ये जो पहली रॉड होती है ये आपकी क्या होती है, एनोड होती है। दूसरी रॉड डुबा देते हैं, ये क्या होती है, कैथोड। एनोड का वोल्टेज जो होता है वो वी प्लस लिख देते हैं, कैथोड का वोल्टेज को वी माइनस से डिनोट करते हैं। ये नेगेटिव का वोल्टेज हम लेते हैं। ठीक है ना, हालांकि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इसके आगे माइनस साइन लगा होता है कैथोड के, एनोड के। ये तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। एनोड का जो वोल्टेज होता है वी प्लस मैग्नीट्यूड, और जो कैथोड का होता है वी माइनस, इनको सम करके आता है ना। हालांकि जो आपका कैथोड होता है उसका वोल्टेज नेगेटिव में हम सिलेक्ट करते हैं तो वी प्लस वी माइनस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ईएमएफ की बात हो रही है तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो वी प्लस वी माइनस। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि एनोड का वोल्टेज और कैथोड के वोल्टेज का सम होता है आपका ईएमएफ। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये इसका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वी प्लस वी माइनस। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 5 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इज टर्न इन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.98, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वैसा ही है। देखो 5 आइडेंटिकल सेल हैं 2 वोल्ट के और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, पहला सेल हो गया। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा वेट करें। तो देखिए इसमें मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है ना। जैसे ये बोल रहा है 5 आइडेंटिकल सेल हैं 2 वोल्ट के, मैंने यहाँ पर ई लिख दिया है। ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 वोल्ट है हर केस में। ये पहला सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों पैरेलल में कनेक्टेड है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.1। तो ये आर की वैल्यू 0.1 है, ये हम बाद में पुट करेंगे। ठीक है, और सबकी 0.1 है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये नीचे वाला है 9.98 ओम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि करंट कितना जाएगा इसमें, मेन करंट कितना जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पांचों सेल को मिला के एक सेल बना लेंगे। मतलब हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि ये जो 5 सेल हैं इनकी मिला के कुल मिला के पावर कितनी होगी, इक्विवेलेंट। ऐसे ही ये जो 5 रजिस्टर आपको दिख रहे हैं ये एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट। और ये जो 9.98 है अब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा इस तरीके से, 9.98। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया। तो देखो ई इक्विवेलेंट कितना होगा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला अभी आपको लिखाया था पिछले इससे एक दो क्वेश्चन पहले। ई इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, देखो जैसे ये ई है तो ये E1 अपॉन R1 है ना, ये E2 है तो E2 अपॉन R2, इस तरीके से। और यहाँ पर ये तीसरा सेल होगा E3 और ये क्या होगा, R3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E3 अपॉन R3 अगर 3 सेल हैं। ऐसे 4 सेल हैं तो E4 अपॉन R4। और हमारे कितने सेल हैं, 5 हैं, तो हम 5 तक लिखेंगे, R5 तक। और ऐसे ही 1/R1 1/R2 1/R3, ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक। अब देखो सारे E/R तो सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स E/R। ये सारे सेम है। और ऐसे ही 1/R 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 एज्यूम करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 टाइम्स 1/R। तो कुल मिला के ई आंसर आ गया इक्विवेलेंट। ई का मतलब 2 वोल्ट। तो ये कुल मिला के जो पांचों सेल का नेट ईएमएफ 2 ही वोल्ट रहेगा। ऐसे ही आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा, पैरेलल में आर का फॉर्मूला ये होता है, हम निकाल लेते हैं इसको, है ना। 0.1 है तो 1/0.1। ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, इस तरीके से फॉर्मूला लगाया पैरेलल का।
तो सॉल्व करके 0.02 ओम आ गया, ठीक है ना। अब ये एक सिंपल सर्किट बन गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो ई 2 वोल्ट है और आर कितना है, एक्सटर्नल है हमारा 9.8 और ये 0.2, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 9.98 और 0.02, ये हो जाएगा आपका पूरा 10 ओम। अब बताओ इसमें कितना करंट आएगा, तो आई बराबर आ जाएगा वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से। यानी हमारा आंसर आ गया फाइनल पॉइंट। एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिएगा क्वेश्चन को, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो ये और चॉइस में आता है ना, चौथा ऑप्शन जो होता है केस स्टडी का, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन है और का। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट, इट बिकम्स 4 वोल्ट व्हेन ए करंट 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये बोल रहा है कि एक सेल है, उस सेल के साथ क्या है, वो सेल का ओपन सर्किट में, देखो क्या होता है, ओपन सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है ना। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ईएमएफ ई हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है ना। अब देखो जब सर्किट आपका ओपन होता है, तो ओपन का मतलब जैसे यहाँ से कटा हुआ है ना सर्किट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ओपन होता है तो करंट कितना फ्लो होता है हमारा, जीरो फ्लो होता है। तो इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो इसका ईएमएफ बोलते हैं, है ना। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है ये क्या होगा, सेल का ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ हमें दे रखा है 6 वोल्ट। और भी ये बोल रहा है कि ये 4 वोल्ट हो जाता है जब 2 एम्पियर का करंट इससे ड्रॉ होता है, ठीक है। मान लीजिए सर्किट को आपने जोड़ दिया पूरा, तो सर्किट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2। तो इस पॉइंट के ए के और बी के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 4 वोल्ट, है ना। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी गिवन है 4 वोल्ट, ई गिवन है हमारा 6 वोल्ट, आई गिवन है हमारा 2 एम्पियर, ये सब क्वेश्चन में गिवन है डेटा, और आर पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये E क्या होता है, ईएमएफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में देखो कितनी चीजें हैं, V हो गया, E हो गया, I और R, चार चीजें हैं। चार में से देखो गिवन कितनी है आपकी, ये क्वेश्चन मार्क है आर पे, ये तीन चीजें आपकी गिवन है ना। तो हम वैल्यू पुट करके आर निकाल लेते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 1 ओम, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें मैंने आंसर इंक्लूड किया हुआ है, आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज ओनली अ फ्यू पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग 1 पर सेकेंड तक होती है ऐसे। और ये बोल रहा है कि करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर फॉर अ गिवन कंडक्टर, हाउ देन इज करंट स्टेब्लिश ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट अ इंस्टेंट सर्किट इज क्लोज। जैसे ये बोल रहा है कि जैसे आपका कोई सर्किट है, कोई बल्ब है, उसमें आपने यहाँ कोई बैटरी लगा रखी है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड क्या होती है, वो तो बहुत स्लो होती है, 1 पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही आपने इस बैटरी का स्विच ऑन किया, इस बैटरी का स्विच आप बटन दबाते हैं अपने घर में लाइट का, है ना, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं एकदम से बल्ब जल जाता है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे चलते हैं, ये बात फैक्ट है, इलेक्ट्रॉन 1 पर सेकेंड चलते हैं। तो देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक जगह यहाँ से चलना चालू नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हर जगह बैठे हुए हैं इस वायर में, इस पूरे सर्किट में। आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है जो यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे प्रेजेंट हैं इस पूरे सर्किट में, यहाँ पर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इतना धीरे चलेगा तो उसे चलने में टाइम लगेगा, जब वो यहाँ पहुंचेगा तब जाके बल्ब जलेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे ही हम इस बैटरी को चालू करते हैं तो बैटरी के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज चलता है। जो इसका प्रभाव है ना बैटरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एकदम से सारे इलेक्ट्रॉनों के पास पहुंच जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को चलाने लगता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो एकदम से करंट डेवलप हो जाता है। तो आंसर आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेब्लिश थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से स्टेब्लिश हो जाता है। और दूसरी बात में वही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक पॉइंट पर बैठे हुए हैं, हर एक पॉइंट पर हैं, तो करंट एकदम से स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है कि V इक्वल टू आई आर इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू
एक्सप्लेन। जो V इक्वल टू आई आर है ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ये बात पूरी तरह सही नहीं है, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या बात है। देखो V इक्वल टू आई आर जो होता है एक्चुअल में स्टेटमेंट ये क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है ना। R तो क्या है, देखो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है ना V इक्वल टू आई आर, इससे हमारा रेजिस्टेंस निकलता है एक तरीके से। V अपॉन I का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है कुल मिला के आप ये समझो, ये जो फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, ये हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये नहीं होता है, ठीक है ना। ओम्स लॉ तो ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर आप एक बार आंसर को ढंग से पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, द ओम्स लॉ एसर्ट्स दैट प्लॉट आई वर्सेस बी इज लीनियर। ओम्स लॉ कहता है कि वी और आई का ग्राफ लीनियर होता है और आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी, वाइल द इक्वेशन, यहाँ से पढ़ो मेन बात आप, वाइल द इक्वेशन V इक्वल टू आई आर डिफाइंस द रेजिस्टेंस। ये जो इक्वेशन है ये केवल रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है, ठीक है ना। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो ये है कि V और I का ग्राफ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, है ना, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बोल रहा है। और जबकि ये जो इक्वेशन है ये किसको डिफाइन करती है, ये R को निकालने के लिए होती है। तो थोड़ा सा आपको ये आंसर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, आंसर को कैसे लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is maintained in a wire of length L and cross section area A. Drive the relation between current density and in the wire and the electric field. अब देखो ये मैं पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बता चुका हूँ, है ना। जो आपका करंट डेंसिटी होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन यहाँ पर पूछा गया है, ये डेरिवेशन आप पिछले वीडियो से देख लेना। व्हाट इज मीन्ड बाय रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, और शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर इक्वल टू दिस मच। अब ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन को आप ये बोल सकते हो ये किस पे बेस्ड है, ओम्स लॉ पर बेस्ड है, इसका डेरिवेशन पूछा गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारे पास एक कंडक्टर होता है, जैसे कंडक्टर मतलब आप कोई भी मेटल का पीस समझ लो, है ना। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं। यहाँ पर ये मैं कंडक्टर बना रखा है, ये मैंने आपको, कंडक्टर मतलब आप समझ लो कोई भी मेटल की चीज़, ऐसे सिलेंड्रिकल या किसी भी शेप में आप समझ लो, ऐसे कोई मेटल की चीज़ है। अब हर चीज़ के अंदर हमें पता है क्या चीज़ बैठा रहता है, एटम। हर चीज़ के अंदर क्या मौजूद होता है, एटम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे को बढ़ता है ना। अच्छा, आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया, यहाँ जीरो वोल्टेज लगा दिया, है ना, बैटरी का इफेक्ट लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, उधर को फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला इस एटम से, जैसे एटम से चला फिर इस एटम से टकरा गया, यहाँ से इसकी टक्कर हो गई। तो दो लगातार टक्करों के बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, उससे देख लेना। रिलैक्सेशन टाइम, इसका एक सिंबल होता है टाउ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, ये याद रखना है। टाउ बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो लगातार टक्करों के बीच का समय। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं ना मेटल के अंदर तो टकराते रहते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में टकराते रहते हैं। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, दूसरे इमोबाइल आयन से या एटम से टकराता है। ये जो आयन होते हैं, आयन मतलब इलेक्ट्रॉन ने जैसे एटम को छोड़ दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में। अब इलेक्ट्रॉन लगातार दो फिक्स एटम या आयन से टकराता रहता है, तो दो टक्करों के बीच का जो समय है, जैसे एक बार यहाँ टकराया एक बार यहाँ, तो इनके बीच का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है, एक बार इसको कैसे लिखना है आप बुक से देख लेना। अगला बोल रहा है शो डेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस। अब ये रेजिस्टेंस का डेरिवेशन निकालना है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप वेट करें। तो देखो इसमें मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिया है ना, क्योंकि मैं डायग्राम लाइव बनाता तो उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले तो ये एक सिलेंडर जैसा मैंने बना रखा है ना। ये सिलेंडर क्या है, आपका एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल की चीज़, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है।
अब ये जो सिलेंडर का ये जो सर्कल वाला फेस है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एरिया आपका क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है, ये जो सिलेंडर है, इसका एक एंड देखो इधर से कनेक्टेड है वायर और बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ प्लस लिखा माइनस, तो ये बैटरी से ऐसे जुड़ गया, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला एंड है वो देखो कहाँ पर कनेक्टेड है, वो इधर कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब आप इस तरीके से इसको एज्यूम कर लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। जैसे बैटरी की पोलैरिटी को मैं यहाँ पर बदल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस, कैसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं उल्टा सीधा। तो यहाँ पर हमने ऐसे प्लस भी इधर मान लीजिए कनेक्ट कर लिया और इधर जीरो भी। अब इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सारे हमारे प्लस की तरफ को चलने लग गए, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दी है ना। अब देखो मेटल के अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो ई छोटे छोटे मैंने लिखे हुए हैं, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ को जा रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ को जा रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा इधर को होता है, हायर वोल्टेज से लोअर, तो इलेक्ट्रॉन मेरा किधर को जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इस पर एक क्यू ई फोर्स लगता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन मान लो इस सेक्शन वन से, इस डॉट डॉट लाइन से चलना चालू करता है वन से, ठीक है ना, और कहाँ को जा रहे हैं, टू को। तो इलेक्ट्रॉनों को इस वन से टू तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम हमारा कितना है, वो टाइम मान लो आपका टी टाइम है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, तो ये किसी वेलोसिटी से चल रहे होंगे, है ना। किस स्पीड से चलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, वीडी। तो इलेक्ट्रॉन वन वाले सेक्शन से टू की तरफ को जा रहे हैं। अब फिर से वही क्वेश्चन है, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है, वो इसको बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच रहा है इधर को। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वन से टू की तरफ, कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, वीडी। अब इलेक्ट्रॉन को वन से टू में जाने में कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम कितना है हमारा, टी, ठीक है। तो बताओ इस वन वाले सेक्शन से, इस वन से इस टू तक की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड वीडी हो गई और टाइम टी, तो ये लेंथ हो गई वीडी इंटू टी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वन से टू के बीच में ये जो दो डॉट डॉट लाइन है, इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कितना चार्ज है, कितना चार्ज इसके अंदर बंद है ना। तो चार्ज हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। देखो उसके लिए छोटी सी जगह में, ये जो गोला देख रहे हैं, ये जो छोटी सी जगह है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैंने एज्यूम किए हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 1 मीटर क्यूब में, मतलब छोटे स्पेस में 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये मालूम होगा, मेटल में हर छोटे छोटे कोने में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको नंबर डेंसिटी कहते हैं। ये एन इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ये 1 मीटर क्यूब में तो एन इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए, अपनी तरफ से जूम कर लिए। तो बताओ इतना बड़ा जो ये एरिया है, वन से लेकर के टू तक, ये जो बीच की जगह है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, है ना, कितना चार्ज होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, है ना। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो छोटे से कोने में, यहाँ पर छोटा सा कोना अगर मैं बना दूं तो इसमें तो एन इलेक्ट्रॉन है। अब ये है कितनी बड़ी जगह, ये बहुत बड़ी जगह है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा ये वाला एरिया इंटू ये लेंथ। तो एरिया तो ए हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हमने निकाली, वी डी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, वी डी इंटू टी, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है E। तो ये तो हमारा चार्ज निकल के आ गया। अब बताओ वन से लेके टू के बीच में करंट कितना फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करंट कितना जा रहा है। तो करंट निकालने का तरीका होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, है ना। तो क्यू कितना है, एन ए वी डी टी, है ना, और इंटू ई, ये देखो वी डी एक साथ है, अपॉन में टी। तो यहाँ पर टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो आई का फॉर्मूला आ गया एन ई ए वी डी। एक डेरिवेशन ये भी होता है, मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, तो ये डेरिवेशन हो गया आई का, ठीक है। अब हम इसमें क्या पुट करने वाले हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं इस डेरिवेशन को, आई का फॉर्मूला लिख के, लेकिन कई बार ये भी पूछ लेता है ना आई निकालो, तो हमें ऐसे करके दिखाना है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा ई अपॉन एम टाउ, ठीक है। ये कैसे आता है, v बराबर यू प्लस ए टी से, इससे आप कर लेना, u जीरो मानते हैं और v को वी डी लिखते हैं, और a क्या होता है एक्सीलेशन, ई अपॉन एम, और टाइम क्या लेते हैं, टाउ। ये आपने किया होगा तो आपको याद आ गया होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने वी डी की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम। आप देख लेना मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ,
टाउ को पहले, एम नीचे और ई को यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ई बराबर हम जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एल, वी माइनस जीरो अपॉन एल, डी वी बाई डी आर से। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, चैप्टर 2 के फॉर्मूले। ई बराबर डी वी बाई डी आर, है ना, डी वी के मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, और आर मतलब, डी आर मतलब कंडक्टर की लेंथ एल। तो ई को हम ये रिप्लेस कर देंगे एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम, यहाँ पर टाउ पहले लिख लिया, ई को वी बाई एल। अब इसको आप रीअरेंज कर लो, तो आई बराबर देखो क्या आ गया, आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए वी, ठीक है। तो यहाँ से v अपॉन आई, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस i को भेज रहा हूँ इधर अपॉन में, v के अपॉन में, ठीक है। तो v अपॉन आई बराबर आप समझ जाना क्या आ जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ml को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, ml, और एन ई स्क्वायर टाउ को कहाँ भेज दे रहा हूँ, नीचे, नीचे आ गया। और यहाँ पर क्या बन गया, v तो अपनी जगह है और i नीचे आ गया। और v अपॉन आई हमारा क्या होता है, v अपॉन आई हमारा होता है r, ओम्स लॉ में। तो हम जब दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं आर बराबर हमारा किसके आ गया, आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूव करना है। आपको ये एक बार में नहीं आएगा, अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपको एक दो बार इसको ढंग से कॉपी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी वाई क्यू के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पी वाई क्यू के लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, ठीक है ना, एक सेपरेट नोटबुक बना लो। उस नोटबुक में आपको क्या करने हैं, केवल चैप्टर वाइज मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा, चैप्टर वाइज, जैसे अभी चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर वाइज आप सारे क्वेश्चन उसमें लिख लिख के, पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है बेटा, पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है क्वेश्चन के साथ, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं लिखा आंसर आंसर लिखे, वरना एग्जाम वाले दिन दिक्कत हो जाएगी। तो पूरा क्वेश्चन आप लिखो और आंसर भी लिखो, ठीक है, और उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एक सेपरेट नोटबुक में आप ये बनाते रहो, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।